हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो ये हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट कौन सा है। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है सीटेट आपके 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, प्राथमिक स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 का। प्राथमिक स्तर मतलब आपका 1 से लेकर 5 तक के जो एग्ज़ाम है, और आपका इसमें जो प्रश्न पत्र है हम आपको व्याख्या सहित करेंगे। और ये पेपर जो आपको जो पेपर है ये 4 फरवरी 2023 में आया हुआ पेपर है, मतलब जो आपका ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस सेट को करिए, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर के जो आपके होते हैं पेडागोजी होते हैं, और 15 नंबर के जो होते हैं आपके नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा है। देखिए सबसे ज़्यादा इसका ध्यान आपको देना है, नहीं तो चीज़ें आप यहाँ पर ही गलत कर जाते हैं। अगर आपने नहीं का ध्यान नहीं दिया तो आप आकर आंसर में क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन बी है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी है विकास निरंतर रूप से होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं आपका, और एक निगेटिव आपका है जो नहीं है, वो आपको बताना है। तो फटाफट से आप आंसर दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा। देखिए हम आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपको हमेशा बताते हैं कि आप एक पेपर कॉपी लीजिए, वहाँ पर एक कॉलम बनाइए, कॉलम में आप अपना क्वेश्चन नंबर डालिए, और वहाँ पर आप जितने क्वेश्चन सही होते हैं सही करिए, जितने गलत होते हैं गलत करिए। उसके बाद देखिए आप अपने से जितने क्वेश्चन गलत होते हैं सही होते हैं उसके बाद आप नंबर को गिनिए। गिनने के बाद आप खुद से अपने को नंबर दीजिए कि आप कितना नंबर पाए हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट अच्छी होगी। तो जितना अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका नंबर गेन होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर क्या सही होगा। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हम आपको बताते चलते हैं। तो देखिए एकमात्र, अगर जहाँ भी एकमात्र, केवल, ही इस तरीके का शब्द आ जाए तो समझ लीजिए ये आपका निगेटिव वर्ड है। और जैसे ही निगेटिव वर्ड आपको मिल जाए आप वहाँ तुरंत आंसर क्या करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत ही पूछा है तो गलत ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जब नहीं पूछा है तो यहाँ पर देखिए ये विकास के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं सही है। तो मतलब यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है शारीरिक, बी है संवेगात्मक, सी है संज्ञानात्मक, डी है नैतिक। मतलब ए फिजिकल, बी इमोशनल, सी कॉग्निटिव, डी मोरल। तो आप हमें बताएंगे कि जो हमारी मानवीय क्षमताएं हैं, जैसे कि सारे मानव में आपकी क्षमता होती है, जैसे सारे मानव में बुद्धि होती है, समस्या का समाधान करने की उनके अंदर क्षमता होती है, समालोचनात्मक जो समालोचनात्मक चिंतन होता है ये भी हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं। तो इनका पूछना ये है क्वेश्चन में कि इनके जो चिंतन का सापेक्ष रूप के विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब इन चीज़ों का हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ये पूछा गया है आपको। तो आप उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्या आपकी जो बुद्धि है वो शरीर के अंतर्गत आएगी? आप क्या समस्या का जो समाधान करेंगे क्या अपने शरीर से करेंगे, या अपने संवेग से करेंगे, इमोशन से करेंगे, या अपने संज्ञान से करेंगे, या अपने नैतिक से करेंगे? बस चीज़ों को थोड़ा सा पकड़िए। आप देखिए क्वेश्चन का को आप आंसर आराम से दे लेंगे कि जो आपकी समस्या का समाधान है आप किससे करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, अपने क्या करेंगे, संज्ञान से करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, संज्ञानात्मक होगा। ठीक है, कहीं भी आपकी बुद्धि आ जाए, समस्या समाधान आ जाए, समालोचनात्मक चिंतन, इस तरीके की चीज़ें आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका कॉग्निटिव हो जाएगा। कॉग्निटिव मतलब कोई भी चीज़ें आप समस्या का समाधान देखिए करेंगे तो आप अपने क्या करेंगे, दिमाग से ही करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव आपका हमेशा दिमाग में ही आएगा, और आपकी बुद्धि जो है आपके दिमाग से रिलेट करती है, आपका जो चिंतन है वो आपके दिमाग से रिलेट करता है। तो सीधा सीधा आप टिक कर देंगे संज्ञानात्मक पर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य पर रीतियाँ ग्रहण करते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि आपको कथन करना है। कथन वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखा करिए। आपको कथन ए है और कथन बी है, तो इसमें पूछा गया है। जैसे कथन ए में क्या है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं, और इसका कारण है। कारण क्या हो सकता है कि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वे केवल औपचारिक, केवल देखिए यहाँ पर केवल दे दिया है कि केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, क्या केवल वो स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण करता है, या स्कूल से ही मतलब कि औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा ही कौशल, कोई भी कौशल हो, क्या वो सिर्फ स्कूल से ही ग्रहण करता है, ये पूछा गया है। तो इसका कारण भी क्या है ये भी बताया गया है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि इसका कारण, क्या आपका कथन सही है, कथन के अपेक्षा कारण सही है कि गलत है। तो आइए देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन ए है कि बोथ, मतलब ए और आर दोनों को बताया गया है कि ए आर की, मतलब जो आर है आपका ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है कि ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए दोनों गलत है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बच्चा क्या करेगा, केवल स्कूल से ही सीखेगा। बच्चा हमेशा अपने घर से सीखता है। बच्चा सबसे पहले घर से ही सीख के जाता है, उसके बाद स्कूल से सीखता है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चा केवल स्कूल में ही औपचारिक चीज़ें ग्रहण करता है। औपचारिक चीज़ें जो है, कौशल जो है आपका स्कूल से ही ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है बच्चा कि सारे कौशल बच्चा स्कूल से ही ग्रहण करे। बच्चा कौशल को घर से भी ग्रहण करके जाता है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो ऑप्शन ए है संतुलन, बी है असंतुलन, सी है आत्मसात्करण, डी है समंजन। तो उत्तर बताएंगे आप सभी क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, न कि ऐसे नॉर्मली आपको पूछा गया है। तो आपको उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, संतुलन। जीन पियाजे हमेशा क्या कहते हैं कि कोई भी, मतलब कि उनके अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, समाधान को निरंतर खोज में लगा रहता है। मतलब कि इनका कहना है कि समाधान हमेशा, जो कोई भी व्यक्ति है हमेशा संतुलन के लिए भी वो अपने समाधान में लगा रहता है। ठीक है, उसी के हमेशा हमेशा खोज में लगा रहता है, इनका ये कहना है। तो पियाजे ने इनकी मतलब कि पहचान भी बताया है, 4 कारण बताए हैं। आइए हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनका। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण, सामाजिक अनुभव और संतुलन जो किसी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं अगला। अगर आपको इसको पढ़ना है तो डिटेल में स्कीम और स्कीमा आप ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि स्कीम और स्कीमा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर से हट के अलग प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो उसमें सारी चीज़ों को मैं डिटेल बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सिर्फ फटाफट से कर लीजिए। कम से कम ये 2 से 3 बार दोहराइएगा आप सभी प्रीवियस ईयर को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, डी है मूर्त संक्रियात्मक चरण। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। ठीक है, ये 2 तर्क है आपके। इसमें से किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? इसमें से 4 चरण आपके दिए गए हैं। इन्हीं चारों चरण में से ये दोनों किसी एक चरण में आपके आते हैं। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, पियाजे का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, इनके अनुसार हमारे तर्क और अनुकूलन का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का क्या है, एक क्या होता है, क्रम होता है। ठीक है, कोई भी आपकी अगर अवस्था है, अवस्था का क्या होता है, एक क्रम होता है। इसके अनुसार जो आपके पियाजे जी हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन चारों अवस्थाओं को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उन्हें याद करके भी रखना है। देखिए कभी कभी आपको अवस्थाएं भी पूछ लेता है, तो अवस्थाओं को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे रखेंगे। ठीक है, देखिए पहला अवस्था आपका है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरी अवस्था आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है।
तीसरी अवस्था आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी अवस्था आपकी जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 प्लस पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा उत्तर आप सभी। ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आपके औपचारिक संक्रियात्मक चरण में ही ये आपकी चौथी अवस्था है। इसी में आपके परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क के चरण आते हैं। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं कि इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास, देखिए चौथा स्तर क्या हमारा 11 वर्ष की उम्र के आसपास का होता है, औपचारिक संक्रियात्मक। और इसमें देखिए क्या क्या है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किशोर अब परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक अमूर्त अवधारणा पर विचार करना आरंभ कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 11 वर्ष में पहुंचता है, वह इन जो ये तर्क है, इन तर्क को करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। देखिए फिर से जीन पियाजे क्वेश्चन पूछा है। जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, नहीं आप हमें कमेंट करेंगे तो हम जीन पियाजे के जो सारे क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं, हम उन्हें एक बार आपको ऐसे करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक मतलब सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए अगर आप किसी भी यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ पर आप नॉर्मल क्वेश्चन पाते हैं, तो आपके अगर क्वेश्चन देखिए आप 20 क्वेश्चन वहाँ पर देखते हैं, 20 में से आपके 19 सही हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके नॉर्मल है, तो आप क्या करते हैं, वहीं से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से कठिन प्रैक्टिस सेट करिए। मैं ये नहीं कहती कठिन से कठिन करिए, क्योंकि अगर आपके 20 में से 19 आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके प्रैक्टिस सेट तैयार है। और जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसमें देखिए अगर आपके 20 में से 19 आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बढ़िया कर रहे हैं। अगर उसमें से आपके 20 में से 10 या 5 आ रहा है तो समझ लीजिए आपका कोई भी प्रैक्टिस सही नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर का सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करिए। और जितने भी क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछे जाते हैं, नहीं सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं आपके। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो हमारे जीन पियाजे जी हैं इनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संवेदी गत्यात्मक। ठीक है, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चा अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की क्या करता है, बढ़ना आरंभ कर देता है। अब आइए देखते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या होता है। कि पियाजे के अनुसार क्या होता है, जो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक क्या करता है, बालक अपनी इंद्रिय से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे अगर छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, अपने हाथ पैर फेंकता है और अपने हाथ पैर अपना रोना, अगर उसे भूख लगती है रोना स्टार्ट कर देता है, कोई चीज़ें चाहिए तो रोना स्टार्ट कर देता है या हाथ पैर को फेंकता है। तो इस तरीके से क्या करता है, अनुभव को प्राप्त करता है और चीज़ों को आपको बताता है। अब जन्म से 30 दिन तक क्या होता है कि बालक केवल सहज क्रिया करता है। ठीक है, इन क्रियाओं में मुंह से लेकर चूसने की प्रक्रिया हो गई, जैसे ये सबसे प्रबल होती है। जैसे बच्चे को आप कोई भी सामान दे दीजिए, जो बच्चा क्या करता है कि कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल के क्या करता है, चूसना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपकी सहज क्रियाएं हो गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था यही होती है। संवेदी गत्यात्मक मतलब कि सेंसरी मोटर, जब बच्चा क्या होता है आपका जन्म से 30 दिन के अंदर तक का होता है, तभी ये क्या होती है, ये अवस्थाएं होती है आपकी। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, अनैच्छिक कार्य करता है, जैसे चीज़ों को लेकर चूसना है, रोना हो गया, इस तरीके से चीज़ें क्या करता है बच्चा स्टार्ट कर देता है करना। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब देखिए हेंज से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ हेंज के जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं और इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए नैतिक तर्क के स्तर पर पूछा गया आपको। ऑप्शन ए है कि दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, ऑप्शन बी है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ऑप्शन सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, ऑप्शन डी है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो आप सही उत्तर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर।
तो चलिए हम देखते हैं यहाँ का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। देखिए यहाँ क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे हेंज क्या है कि दुविधा को सुनने के बाद क्या करते हैं, 8 वर्षीय गुरप्रीत से कहते हैं कि जो बच्चा है उसे पैसा चुरा लेना चाहिए। अब यहाँ जो बच्चा है वो दुविधा में है, क्योंकि बच्चे की क्या है कि कभी उसकी माँ बीमार है। अब वो बच्चा अगर पैसा चुराता है, अगर बच्चा पैसा नहीं चुराता है तो उसकी माँ मर जाती है। अगर बच्चा पैसा चुराता है तो उस क्या करता है कि वो गलत कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पर नैतिक तर्क से आपको पूछा गया है कि किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो बच्चा हमेशा यांत्रिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल जबकि ओरिएंटेशन होते हैं उसके आधार पर बच्चा क्या करता है, नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चा सही गलत का फैसला करता है। तो देखिए यहाँ पर हम डिटेल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क की यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दिए कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता पर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो नैतिक आपके जो नैतिक तर्क है उस पर किस अभिमुखता पर बच्चे सही गलत का फैसला लेते हैं, तो किस पे लेते हैं, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता पर लेते हैं। सीधा सा आंसर इसका ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं क्या है हमारा। देखिए लेवाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है व्यवहारवादी, डी है सूचना प्रसंस्करण। तो आप सभी उत्तर दे दीजिएगा कि क्या होगा। जो लेवाइगोस्की जी हैं उनके जो सिद्धांत है और किस तरीके के जो सिद्धांत माना गया है वो पूछा गया आपको, तो आंसर बताइएगा। तो ये देख लेते हैं जो लेवाइगोस्की जी हैं इनके सिद्धांत को हम किस तरीके का सिद्धांत मानते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक। कहीं भी आपके लेवाइगोस्की जी आए तो आप सामाजिक संस्कृति को याद करके रखिए। जहाँ भी लेवाइगोस्की दिखे और सामाजिक संस्कृति दिखे आप सही टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ भी लेवाइगोस्की जी आ गए हैं। तो देखिए पूछा गया कि लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो ऑप्शन ए है नकारात्मक पुनर्वरण, बी है प्रतियोगिता, सी है भाषा, डी है आनुवंशिक विन्यास। देखिए पूछा क्या गया कि जो लेवाइगोस्की के अनुसार पूछा गया कि बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से मतलब कि जो किसके माध्यम से सुगमता का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस आपका है एमंग चिल्ड्रन में वो कैसे दी जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि भाषा जो है भाषा के आधार पर देते हैं हम कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया को क्या करते हैं कि भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। और लेवाइगोस्की जी का क्या मानना था ये देख लेते हैं। इनका मानना था कि जो भाषा है, ठीक है, भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्य को संशोधित करता है। इनका मानना था ये सबसे ज़्यादा भाषा पे के प्रभाव पर जोर देते हैं। कौन, लेवाइगोस्की। आप याद रखिएगा जो लेवाइगोस्की वो भाषा के विकास पर या भाषा विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिए हैं। और इनका ये मानना था कि बच्चा अगर भाषा को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लिया है तो अपने उच्च मानसिक स्तर को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है या संशोधित कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए यहाँ पर 3 तरीके का भाषा भी बताया गया है, चरण बताए गए हैं, सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा। इसमें बच्चा क्या होता है, सामाजिक का मतलब क्या होता है कि बच्चा बाहरी और अन्य लोगों से बातचीत करता है, उस तरीके से चीज़ों को अपने अंदर ढाल लेता है। और निजी भाषा मतलब वो खुद से बात करता रहता है। जैसे निजी भाषा पे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोई सीता है वो अपने में बुदबुदाती रहती है और खुद से बात करती रहती है, तो वो उसकी कौन सी भाषा है, तो उसकी निजी भाषा हो गई, ठीक है। आंतरिक भाषा मतलब ये क्या होती है कि जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौनांतरिक, जैसे हम लोग हैं बड़े हो गए हैं तो अपने मन में ही बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी जो चीज़ें अपने आप समझते रहते हैं वही हमारी आंतरिक भाषा हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है। तो ऑप्शन ए है कि रचनात्मक मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन की ओर। ऑप्शन बी है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ऑप्शन सी है
खोजिए अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। ऑप्शन डी है लचीले पाठ्यक्रम को मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा इसका। तो आइए इसका हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि कंठस्थ स्मरण को क्रिया आधारित अधिगम की ओर। देखिए जो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बदलाव जरूरी है कि जो कंठस्थ स्मरण है मतलब जो रट्टा मार अधिगम है उसे हम क्या करें कि एक्टिविटी बेस्ड भी कराएं। ऐसा नहीं कि हम क्या करें बच्चे को क्या करें मेमोराइज करा दें और उन्हें सिर्फ रटा दें, चीज़ों को रटाए मत, एक्टिविटी से कराइए चीज़ों को, तभी बच्चा क्या करेगा इसमें बदलाव आएगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। तो देखिए आज तो बस इतना ही हम करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। कल के लिए हम क्या करेंगे, कल हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा, तो हम कल क्वेश्चन नंबर 11 से आपको क्वेश्चन देंगे। तो चलिए एवरीवन, आप सभी को थैंक यू और आप सभी कमेंट करिएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी है, तो हम आपको अगला क्वेश्चन देंगे और आपका सारा प्रीवियस ईयर करा देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।